बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं पावर टॉक। नाज़रीन किराम, एक जानिब तो पाकिस्तान के लिए बहुत से चैलेंजेस हैं। मशरिक़ वुस्ता की बदलती हुई सूरत हाल, ईस्टर्न और वेस्टर्न बॉर्डर पर तेज़ी से तब्दील होती हुई सिक्योरिटी की सिचुएशन, लेकिन इस सब के अंदर इकनॉमिक कंसर्न्स भी हैं। पाकिस्तान की मईशत के हवाले से भी बहुत तशवीश जाहिर की जा रही है। इस सब में पाकिस्तान में एक चीज़ की कमी है और वो है पॉलिटिकल कंसेंसस। और ईद के बाद अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कहती है कि सियासत का महाज जो है वो गर्म होगा और अब मफाहमत नहीं बल्कि मज़ाहमत होगी। ईद के बाद का पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा क्या होगा और इस सब के अंदर क्या मज़ाहमत के बजाय बात मफाहमत तक जा सकती है? इस पर बात करने के लिए प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर जमान कायरा साहब ने। कायरा साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। हमने ये देखा कि पिछले कुछ अरसे में सेहत के हवाले से तशवीश थी, मुलाकातों के हवाले से कंसर्न्स थे और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रिहाई अमन फोर्स और दीगर अपने जो ऑप्शंस हैं वो एक्सप्लोर करने की बात करती है, सड़कें गर्म करने की बात करती है। बट अगर हम ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखें तो मुल्क इस वक्त इन तमाम तर चीज़ों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। तो इस सब के अंदर आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? क्योंकि यूजुअली हम देखते हैं कि डेमोक्रेसीज में बड़ेपन का मुजाहरा हुकूमतों की तरफ से ही किया जाता है। ये बात तो दुरुस्त है जी कि हुकूमत को बड़ेपन का मुजाहरा करना चाहिए, लेकिन खान साहब को भी अपने रवैये में तब्दीली लानी चाहिए। ये खाली एक तरफ से ताली नहीं बच सकती। हाँ, बड़ेपन का मुजाहरा हुकूमत ने तो बार बार किया है कि हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं, और अगर उनका ख्याल ये है पीटीआई का कि उनके केसेस विड्रा कर लिए जाएं, तो मेरा नहीं ख्याल कि हुकूमत ऐसी किसी पोजीशन में होगी कि वो केसेस विड्रा कर पाएगी। और खान साहब के रवैये में और पीटीआई के रवैये में अगर यही गाली गलौच वाला और नफरत वाला रवैया रहा तो ये हुकूमत की जिम्मेदारी जो है उतनी ही कम होती चली जाएगी या गई है। तो मेरा ख्याल है ये दोनों तरफ से ताली बजनी है। बिल्कुल। अच्छा, इसमें आपको क्या लगता है कि पीटीआई को अपने बयानिए में नरमी लानी होगी, लेकिन पीटीआई ये कहती है कि बयानिया नर्म उस वक्त होगा जब कोई नरमी वैसे की जाएगी रवैयों में या फिर जो सख्तियां हैं वो कम कर दी जाएं। तो इसमें सीबीएम्स का आगाज गवर्नमेंट को कर देना चाहिए, आपको लगता है? अगर तो पीटीआई सड़कें गर्म ऑलरेडी कर चुकी बहुत, जो तक वो मीडिया में कंपेन, सोशल मीडिया कंपेन जो तक वो कर सकते थे, इंटरनेशनली भी उन्होंने किया है, अभी भी कर रहे हैं। अगर तो वो इस बात से मुतमैन है कि उनके इन अमाल से खान साहब के लिए आसानियां पैदा हो रही हैं और उनकी तहरीक कामयाब जा रही है, तो उनको कामयाब करना चाहिए, ये रास्ता इख्तियार कर लेना चाहिए और इसी को जारी रखना चाहिए। और अगर उनका ये रास्ता कामयाबी का नहीं है और उस पर खान साहब के लिए भी और उनकी जमात के लिए भी ना को नेकनामी बनी है ना को कामयाबी बनी है, बल्कि उनके लोगों के अंदर मायूसी बढ़ी है, और अब वक्त के साथ साथ पीटीआई का फॉलोअर भी ये सोचने पर मजबूर हो गया है, पहले जिस जज्बाती कैफियत में वो था वो खान साहब के फैसलों को गलत या सही की बुनियाद पे नहीं देखता था, बल्कि वो एक जज्बात की बुनियाद पे उनकी गलतियों को भी तशहीह समझता था। अब उसने रैशनली सोचना शुरू कर दिया है। ये पीटीआई के लिए भी लंबा फिक्रिया है। कब तक वो लोगों को झूठी तसल्ली से जिंदा रख सकेंगे, अपने साथ जोड़ के रख सकेंगे, तो उनका भी नुकसान है। और उनका नुकसान के साथ साथ मुल्क का जो अमूमी सियासी माहौल है, सियासत का भी नुकसान हो रहा है, खाली पीटीआई का नहीं हो रहा, सियासत का भी नुकसान हो रहा है। सो ये उनको देखने की जरूरत है, उनको भी ख्याल करना चाहिए। अच्छा, इसमें कारा साहब आपको क्या लगता है कि पीटीआई अपने जो ऑप्शंस हैं उन्हें एग्जॉस्ट कर चुकी है? पीटीआई क्या इस पोजीशन में आपको लगता है एज अ पॉलिटिकल वर्कर, अगर आप देखें पार्टी एफिलिएशन से हटकर अगर हम समझने की कोशिश करें, क्योंकि इनिशियली पीटीआई का मुतालबा ये था मैंडेट वापसी, फिर था कप्तान की रिहाई, फिर था अब सिर्फ एक मुलाकात करवा दें, तो पीटीआई भी बहुत पीछे हटी है, बैकफुट पे आई है। तो आपको लगता है कि इस वक्त दे आर एक्चुअली इन अ पोजीशन कि वो गवर्नमेंट को प्रेशराइज कर सकें या कोई इम्पैक्ट क्रिएट कर सकें सड़कें गर्म करके? जहां तक ताल्लुक मुलाकात का है, मुलाकातें तो खान साहब की होती रही, अब भी उनके वकला उनको मिल रहे हैं, ये तो नहीं है कि वो वकला नहीं मिलते। फैमिली, उनकी अहलिया उनको मिल रही है। हाँ, उनकी हमशीर खान जो हैं, उन्होंने सियासी तौर पे जो वतीरा इख्तियार कर रखा है, वो अपनी जमात का भी जो बंदा कोई नरम बात करता है, कोई सुलहजुई की बात करता है, कोई चीजों को आगे लेके चल, तो उनके खिलाफ भी वो खिलाफ हो जाती है। इसलिए हुकूमत भी उनके लिए कोई नरमी नहीं कर रही। मेरा ख्याल है उनकी फैमिली को भी देखने की जरूरत है। मुलाकातें तो कोई इशू नहीं है, मुलाकातों का बाकी इशू है खान साहब के लिए कोई रियायत, तो वो रियायत वक्त के साथ पैदा होगी।
उनके रवैयों के जरिए पैदा होगी। ये नहीं है कि पीटीआई झुक जाए, अपना रास्ता छोड़ दे, बयानियां छोड़ दे, नहीं, तलखी छोड़ दे। बिल्कुल। अच्छा, इस सब के अंदर कारी साहब अभी हम देख रहे हैं कि ईरान का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो तो थम नहीं रहा और इसकी वजह से शायद मजीद इकनॉमिक इम्प्लिकेशंस भी आए। तेल की कीमतों का हमने पहले भी देख लिया हुकूमत के हवाले से। तो अब अगर हुकूमत को ऐसा कोई फैसला लेना पड़ता है, सख्त फैसला, तो इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहां पर खड़ी होगी? पीपल्स पार्टी ने ये देखना है कि हुकूमत कोई गलत फैसला ले रही है कि दुरुस्त फैसला ले रही है। अगर तो गवर्नमेंट कोई गलत फैसला लेती है और हमारी दानिश में गवर्नमेंट के पास दूसरे कोई ऑप्शंस मौजूद हैं, मसलन तेल की कीमतें बढ़ गई और बढ़ जाती है खुदा न खास्ता, और हुकूमत तेल की कीमतें बढ़ाना चाहती है और हमारी दानिश में ये अवाम पे बोझ पड़ेगा, पीपल्स पार्टी इससे राजी नहीं होती, तो फिर हमें देखना पड़ेगा ना हुकूमत क्या और कर सकती है। क्या गवर्नमेंट के पास कोई और ऑप्शंस हैं? अगर आईएमएफ राजी हो सकता है, अगर हमारे पास कोई और क्वेश्चन है कि गवर्नमेंट सब्सिडाइज कर सके, तो फिर तो हम गवर्नमेंट को मजबूर करेंगे। और अगर गवर्नमेंट के पास कोई और ऑप्शन ना हुआ तो फिर पीपल्स पार्टी क्या करेगी? पीपल्स पार्टी के पास भी रैशनली सोचना है कि भाई क्या गवर्नमेंट के पास कोई ऑप्शंस हैं तो उन पे अमल कराएंगे, नहीं है तो फिर गवर्नमेंट के साथ समझौता करेंगे। बिल्कुल। अच्छा, इसमें कारी साहब अगर हम बात करें कि इस वक्त मुल्क को ये तो एक रियलिटी है कि एक नेशनल कंसेंसस की ज़रूरत है, जिस तरह से आपने भी बात की कि पीपल्स पार्टी ने भी रैशनली सोचना है, बाकी जमातों को भी रैशनली ही सोचना होगा, वफाक के साथ खड़ा होना पड़ेगा। इसमें पीपल्स पार्टी क्या एक ब्रिज का किरदार अदा कर सकती है? क्योंकि मफाहमत की जब जब बात होती है ना तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जिक्र ज़रूर होता है और कहा जाता है कि पीपल्स पार्टी इस एक मामले के अंदर बाकी सियासी जमातों से बेहतर है, मफाहमत करना आती है। जरदारी साहब का नाम भी आता है, उन्हें मफाहमत का बादशाह भी कहा जाता है। तो आपको लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक पेज पे लाने के लिए या हुकूमत और या नून लीग और पीटीआई हम कह लेते हैं उसके दरमियान पीपल्स पार्टी कोई ब्रिज का किरदार अदा कर सकती है? देखिए, पीटीआई ने उस वक्त गवर्नमेंट यानी मुस्लिम लीग और एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जो रवैया अख्तियार कर रखा है, जो जबान इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें तो तलखी बहुत बढ़ गई है। माफी वो हमें भी नहीं देते, हमारे साथ भी वही उन्हीं अल्फाज में गाली गलौज का कल्चर हमारे साथ भी रखा है। लेकिन पीपल्स पार्टी ने तो खान साहब जब हुकूमत में थे तब भी कोशिशें की, बिलावल साहब ने और जरदारी साहब ने, कि डायलॉग करके चार्टर ऑफ इकोनॉमी किया जाए। बाकी केसेस अपनी अपनी जगह हम लड़ते रहेंगे, लेकिन उसके जवाब में खान साहब ने क्या कहा? उन्होंने कहा मैं तो उनसे हाथ नहीं मिलाऊंगा, मैं उनकी शक्लें नहीं देखूंगा, फला फला। इसके अलावा पीपल्स पार्टी ने अभी भी बहुत मुसलसल कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन उसके जवाब में खान साहब का रवैया यही है कि मैं इनसे हाथ नहीं मिलाऊंगा, मैं इनकी शक्ल नहीं देखूंगा। तो मुफाहमत के लिए एक बुनियादी अंसर होता है, दोनों फ्रीकैन के अंदर विल मौजूद हो कोऑपरेशन की। अगर वो विल हो तो फिर ही तीसरा फ्रीक उन दोनों को इकट्ठा कर सकता है ना, कि अपने अपने पेडेस्टल से उनको नीचे ला सकता है। आज अगर गौर करें कि इस तलखी के माहौल में पीपल्स पार्टी अभी भी कोशिश कर रहे हैं, अगर पीपल्स पार्टी कोशिश करती है और एस्टेब्लिशमेंट को भी राजी करती है और गवर्नमेंट को भी, मुस्लिम लीग को भी राजी करती है कि आपको अपने रवैये में थोड़ा नजरसानी करने की जरूरत है, और हम कहते हैं कि एक मकालमा एक खान साहब के साथ होना चाहिए पीटीआई के साथ, लेकिन जब पीटीआई से बात कर रहे हैं तो वो हमें कहेंगे तुम कौन होते हो, हम तो तुमसे बात ही नहीं करना चाहते। तो फिर पीपल्स पार्टी किस मुंह से रह सकेगी? हम किसको मुंह दिखाएंगे? तो पीपल्स पार्टी का ये एक डिलेमा है। खान साहब की तरफ से अभी तक इसका कोई अंदिया नहीं है, और अगर एक फरीक मानने को तैयार ना हो, आपसे बात ना करने को तैयार हो, तो फिर आप क्या मुफाहमत करेंगे उसके साथ? एग्जैक्टली। अच्छा कारी साहब, मैं इस एक नुक्ते पर भी आपके कमेंट ज़रूर लूँगा कि इस वक्त सिंध के अंदर भी और देखा जाए तो एमक्यूएम और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम की तरफ से बहुत ज़्यादा तनकीद भी की जा रही है पीपल्स पार्टी के ऊपर, और फिर ऑब्वियसली गवर्नर का मामला है, उसमें भी कुछ इख्तलाफात आए। तो ये एक खिचड़ी सी तो नहीं पक रही हुक्मरान इत्तेहाद के अंदर भी, जिसमें कन्फ्यूजन क्रिएट हो कि भाई कौन कहाँ पर खड़ा होगा? पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम दो मुतारब ग्रुप्स हैं, दो मुतारब जमातें हैं। हमेशा हमारा सिंध के अंदर इख्तलाफ रहा है, एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ते हैं, तो हमारा एक दूसरे के खिलाफ होना तो नेचुरल अमल है। लेकिन ये इख्तलाफ राय है, दुश्मनी नहीं है। वो भी पाकिस्तान की एक
मुहिब वतन जमात है, हम भी मुहिब वतन जमात है। अपने अपने मैंडेट को लेके चलना है। जहां तक तल्लक इत्तेहाद का है, वो हुकूमत के अंदर शामिल है, हम हुकूमत के अंदर शामिल नहीं है। हम हुकूमत को तावन फराहम कर रहे हैं। और गवर्नर का इशू तो ये है कि जब ये हुकूमत तश्कील पाई थी और हमारा मुस्लिम लीग के साथ मकालमा होके एक फार्मूला तय हुआ था, उस फार्मूला में ये बात इन बिल्ड थी कि 2 गवर्नर सूबों में पीपल्स पार्टी के होंगे और 2 सूबों में गवर्नर मुस्लिम लीग के होंगे। इत्तेहादी जमातों के नहीं होंगे, मुस्लिम लीग के होंगे। और वो 2 सूबे पीपल्स पार्टी को मिले जहां पे गवर्नमेंट थी पीटीआई की या मुस्लिम लीग की, वहां 2 गवर्नर हमारे आ गए। और जहां पीपल्स पार्टी की हुकूमतें थी वहां पे मुस्लिम लीग के गवर्नर आ गए। इसका फौरी तौर पे गवर्नर बलोचिस्तान तब्दील हो गए। लेकिन उस वक्त एमक्यूएम की वजह से मुस्लिम लीग ने कुछ अरसा डिले किया और वो डिले होते होते कुछ 1.5-2 साल का हो गया। लेकिन मुस्लिम लीग को जब तामन किया पीटीआई एमक्यूएम जब उनके साथ हुकूमत में शामिल हुई तो एमक्यूएम को उस मुआहदे का इल्म था, इसके एक एक क्लास का इल्म था कि हमारे साथ एक रिटन मुआहदा है मुस्लिम लीग का कि वो सिंध के अंदर अपना गवर्नर लगाएंगे और वहां पे एमक्यूएम को गवर्नरशिप नहीं दी जाएगी। राइट। लिहाजा उनका ये कहना कि जी हमारे साथ कोई ज्यादती हुई है या हम कोई ज्यादती कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। बल्कि हुकूमत ने यानी मुस्लिम लीग ने, वजीर आजम साहब की अपनी मजबूरी थी और पीपल्स पार्टी उसको टॉलरेट करती रही। अब हमने अपना वादा याद कराया है, बार बार कराया है कि भाई इसको इस पे अमल दरामद करे। तो उनके मुतालबे या उनका जो हम पे एतराज है वो अपनी जगह। सो पहली बात कि गवर्नर की तब्दीली एक प्रिंसिपली तय अमल था और वो पहले दिन से एमक्यूएम को पता था। दूसरा, हमारा एमक्यूएम का इख्तलाफ राय है, हम मुखालिफ सियासी जमातें हैं, हमारा आपस में छोटा मोटा इख्तलाफ रहना ये नॉर्मल अमल है। इसको हदूद व कयूद में रहना चाहिए। गाली गलोच में और तलखी के इंतहा की तरफ नहीं जाना चाहिए, इख्तलाफ राय की हद तक रहना चाहिए। बिल्कुल, आपका पॉइंट आ गया। बहुत बहुत शुक्रिया। कमर जमान कायरा साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन इकराम, यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मशरिक़ वुस्ता की तेजी से बदलती सूरत हाल, पाकिस्तान के ईस्टर्न और वेस्टर्न फ्रंट्स पर पाकिस्तान के लिए चैलेंजेस, और अब अमेरिका की तरफ से ये बयान कि पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम पाकिस्तान की तरफ से अमेरिका के लिए एक खतरा हो सकता है। इस स्टेटमेंट को बहुत अहमियत की निगाह से देखा जा रहा है। पहले भी ये बात की जाती है कि इज पाकिस्तान नेक्स्ट, क्या पाकिस्तान अगला हदफ हो सकता है। अलबत्ता ज़मीनी हक़ाइक़ बहुत मुख्तलिफ हैं और पाकिस्तान अगला हदफ किसी का बन जाए ये इतनी आसान बात भी नहीं है। और पाकिस्तान एक इस्टेब्लिश न्यूक्लियर स्टेट भी है। बहुत सी बातें होती हैं, बहुत से कंसर्न्स रेज किए जाते हैं, लेकिन एक चीज़ वेल इस्टेब्लिश्ड है कि पाकिस्तान के लिए इस वक्त भी बहुत से चैलेंजेस हैं और मशरिक़ वुस्ता की बदलती हुई सूरत हाल में आइंदा आने वाले दिनों में भी चैलेंजेस जो हैं वो बढ़ने जा रहे हैं। इन तमाम तर चीज़ों पर बात करने के लिए हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर मसूद अहमद, दिफाई तज्जियाकार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर मसूद साहब आपके वक्त का। और हमें ज्वाइन कर रहे हैं कर्नल आबिद लतीफ़ साहब, दिफाई तज्जियाकार, आपका भी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले ब्रिगेडियर मसूद साहब आपकी जानिब आऊँगा। तुलसी गबार्ड की स्टेटमेंट को आप किस तरह से देखते हैं? अमेरिका ने कंसर्न्स का इजहार किया है पाकिस्तान के हवाले से, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स की बात हुई है, फिर इसके साथ ही साथ अमेरिका तक रेंज जो है उसकी बात हुई है। आप इस स्टेटमेंट को किस तरह से देखते हैं? ये बहुत शुक्रिया। देखें, मेरे ख्याल में शी लाइड टू अमेरिकन पीपल। और आप देखें, उन्होंने बात की है पाकिस्तान की लॉन्ग रेंज इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की बात की कि वो डेवलप कर रहे हैं। सो पाकिस्तान का देखिए जितना भी मिसाइल सिस्टम है, इट इज सेल्फ डिफेंस पे और इंडिया सेंट्रिक है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। और हमारा मैक्सिमम जो रेंज का मिसाइल है वो शाहीन 3 है, 2750 किलोमीटर की रेंज है। सो हम हिट कर सकते हैं अंडमान निकोबार आइलैंड तक का। सो इंटायर इंडिया को हम कवर कर सकते हैं। सो दैट इज वन थिंग
कि हमारे दैट इज आवर फोकस। सेकंड बात ये है कि शी डिड नॉट मेंशन, देखिए जब झूठ जब बोली बोली तो उसके बाद उन्होंने ये मेंशन नहीं किया जो इंडिया कर रहा है। इंडिया अग्नि 5 उन्होंने डेवलप किया जिसका रेंज है 10,000 किलोमीटर, विच इज एन इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, न्यूक्लियर कैपेबल है। दे आर डेवलपिंग अग्नि 6 जो 12,000 किलोमीटर पे जाएगा। सो दे आर टारगेटिंग यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा है, यूरोप है, उसका उन्होंने मेंशन वहां पे नहीं किया। और पाकिस्तान के जब न्यूक्लियर प्रोग्राम की हम बात करते हैं, देखें कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम भी स्ट्रेटेजिक मिनिमम क्रेडिबल स्ट्रेटेजिक डेटरेंस के तौर पे है। फॉर द स्टेबिलिटी इन साउथ एशिया पाकिस्तान ने इंश्योर करना है। अगेन इट इज अगेन इंडिया स्पेसिफिक है। और उसने ये भी मेंशन नहीं किया जो इंडिया एक्वायर कर रहा है, शी डिड नॉट मेंशन कि जो न्यूक्लियर सबमरीन से जो कैपेबिलिटीज उनके पास एडिशनल कैपेबिलिटीज वो एक्वायर कर रहे हैं। और उन्होंने शी डिड नॉट मेंशन कि पीछे हमने देवर सेवरल केसेस जो रिपोर्ट हुए, यूरेनियम जो ओपन मार्केट में वहां पे वो सेल कर रहे थे लोग वहां पे। सो इररिस्पॉन्सिबल एक रॉक स्टेट के बाद में कि तो क्या हम हक बजानिब हैं कि कहते हैं कि शी बीइंग ए हिंदू उन्होंने सुप इंडिया को कवर करने के लिए इंडिया का नाम नहीं लिया। सो दैट इज वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग। पाकिस्तान का जो है कि पाकिस्तान की लेजिटिमेट राइट है कि पाकिस्तान अपना कैपेबिलिटीज को डेवलप करे, अपनी सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी जो है और के तौर पे खास तौर पे इंडिया से जो पाकिस्तान को एग्जिस्टेशनल थ्रेट है उसके लिए ये तमाम चीजें हमने डेवलप की और फ्यूचर में इसमें डेवलपमेंट होती रहेगी। लेकिन हमारे वैसे कोई ऐसे अजाइम नहीं है। लेकिन जहां इंडिया की बात आती है वो पावर प्रोजेक्शन भी कर रहा है, दुनिया के आलमी अमन के लिए भी एक खतरा है। और एक ऐसा मुल्क है, एक रॉक स्टेट हमने देखा ट्रांसनेशनल रिप्रेशन में जिस तरीके से उन्होंने वो किलिंग्स की है। अब रिसेंटली जो अमेरिकन जो कमीशन है उसका भी जिक्र करती है ना वहां पे कि जब उन्होंने कहा है कि इंडियन रॉ जो है वो एक रॉक है और वो उस पर पाबंदी लगनी चाहिए, जिस तरीके से माइनॉरिटीज को वो हिट कर रहे हैं या उनको असैसिनेट कर रहे हैं। सो मेरे ख्याल में इट वाज ए वन साइडेड। और जिस तरीके से क्वेश्चनिंग सेनेट में उस पर हुई है, आप देखें एक भी तसल्ली बख्श जवाब नहीं था। वो बेसिकली उससे पूछ कहा गया कि भाई आप तो पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे रही हैं, हम जो सवाल पूछ रहे हैं उसके जवाब दें, तो उसमें भी फंसी हुई थी। तो इट वाज ऑल कार्रवाई जो भी थी वो कवर अप करने के लिए थी। बिल्कुल। कल साहब आपसे इस पे ज़रूर इनपुट लूँगा। देखिए पाकिस्तान, जारी बात है पाकिस्तान की जो पॉलिसी है वो इंडिया सेंट्रिक है और अभी रीसेंट टाइम्स में भी पाकिस्तान ने ये दिखाया कि पाकिस्तान एक रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट है। मई 2025 में भी हमने एस्केलेशन लैडर को कंट्रोल करके जो जवाब बनता था भारत को दिया और फतह भी हासिल की। लेकिन इस सब में पाकिस्तान के ऐसे कोई एम्बिशंस ना हैं, ना पाकिस्तान ऐसा कोई इरादा रखता है। और इस पर जारी बात है इस स्टेटमेंट के बाद जिस तरह से इंडियन मीडिया प्रोपेगेंडा करने के लिए मैदान में आ गया, उनका तो काम ही ये है खैर। लेकिन आप इस स्टेटमेंट को कैसे देखते हैं कि इस स्टेटमेंट के लिए के हिसाब से पाकिस्तान के लिए कोई चैलेंजेस बढ़ेंगे? जी देखिए, जैसे अभी बगीड़े साहब कह रहे थे, मैं समझता हूँ जी कि कोई इतनी वो जो हैं तुलसी के बाढ़ जो हैं वो कोई ऐसा नहीं है कि उन्होंने अनइंटेंशनल स्टेटमेंट दी है। उन्होंने बेसिकली एक सिग्नलिंग की है और सिग्नलिंग की बेसिस चाहे फैक्ट पे बेस नहीं है। क्योंकि जैसे अभी बगीड़े साहब कह रहे थे कि हमारे तो पास इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ही नहीं है जिस जो कहीं इस इंडियन ओशन या अरेबियन सी या अंडमान से बाहर जा सके। हमारे तो जो मैक्सिमम एक अबाबील है जिसकी 2300 किलोमीटर रेंज है और फिर मीडियम रेंज मिसाइल्स हैं और फिर दूसरा शाहीन 3 है। और हम कोई ऐसी एम्बिशन भी नहीं है। हम तो मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रजीम पे भी साइन करने के लिए तैयार तैयार था। पाकिस्तान ने कई दफ़ा कहा अगर इंडिया साइन कर दे तो ये तो हो नहीं सकता कि हमें जो है मुक़य्यद कर दिया जाए कि हम 300 किलोमीटर से ज़्यादा का मिसाइल नहीं बनाएंगे और इंडिया जो है वो 12,000 किलोमीटर का मिसाइल बनाए। तो क्योंकि हमारी तो देखिए हमारी तो कुछ ऐसी कंपल्शंस हैं जो जियोपॉलिटिकल जियोग्राफिकल कंपल्शंस भी हैं, क्योंकि हमारी जो है वो डेप्थ नहीं है। तो हमें तो अगर इंडिया बहुत छोटी रेंज के भी मिसाइल बनाएगा तो खुदा ना खास्ता पाकिस्तान तो पूरा उसकी रेंज में आता है। हमें तो इंडिया को रेंज इन करने के लिए ज़ाहिर है उस रेंज तक तो जाना पड़ेगा जहाँ तक इंडिया एंडोमन है, और वो इतना ही है 22, 23, 24, 25, 100 किलोमीटर तक। लेकिन देखें ये जो अभी बात कर रहे थे, जैसे अभी आपने भी सवाल किया, ये बेसिकली पिछले अगर आप 20 ईयर से देखिए या पर्टिकुलरली 15 ईयर से, तो बहुत एक जो इनकी इस्टेब्लिशमेंट है यूएसए की, वहाँ पे एक एंटी पाकिस्तान किस्म के सेंटिमेंट्स जो है वो फैलाने की कोशिश की जा रही है। गो कि अभी हमने बोनहोमी देखी, बहुत अच्छे स्टेटमेंट्स आई ट्रम्प साहब की तरफ से भी, लेकिन जो नीचे इनसे नीचे जो सारा
सेटअप है उसके अंदर बहुत इन्फ्लुएंस है दो लॉबीज का। एक इजरायली लॉबी है विच इज़ वेरी इफेक्टिव। सब जानते हैं कि इजरायली लॉबी जो है वो उसके बगैर, मीर शामिर की किताब देख लीजिए जो उन्होंने इजरायली लॉबी पे लिखी है, और उसको पढ़ के आप हैरान रह जाते हैं। लगता ही है आपको कि शायद अमेरिका में हर काम जो है वो इसराइल से पूछे बगैर, यानी इसराइल लॉबी की जो है वो जो उनसे कंसेंट लिए बगैर नहीं होता। दूसरी जो लॉबी इमर्ज की है पिछले 3 डिकेड्स में, वो इंडियन लॉबी है। अभी अगर आप देखें तो सारे थिंक टैंक्स में, उनके पब्लिकेशन हाउसेस में, उनके मीडिया हाउसेस में, उनके पॉलिसीज़ में, आप सेनेट के इंटर्न्स देख लीजिए, आप कांग्रेसमैन के इंटर्न देख लीजिए, देर मेजॉरिटी को 90% जो है वो सारे इंडियंस होते हैं। और वो अब अपना जो जो स्टेट का नैरेटिव है, वो अपने जिस जिस के साथ वो जहाँ जहाँ पे भी, जिस जिस जगह पे भी हैं, वो अपने स्टेट का नैरेटिव भी उसके अंदर डालने की कोशिश करते हैं। और उसको यूएसए का की जो पॉलिसी मेकर्स हैं, या जो यूएसए का जो के जो जियो पॉलिटिकल इंटरेस्ट हैं, उनके साथ अलाइन करने के लिए वो एक 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 सोची समझी एफर्ट करते हैं। तो इस वजह से ये जो स्टेटमेंट है, मैं समझता हूँ जी इसको इतना हम ये नहीं खाली कह के इग्नोर कर सकते कि उन्होंने झूठ बोला है, ये फैक्ट नहीं है। वी ऑल नो दैट दिस इज नॉट फैक्ट। वी ऑल नो, शी ऑल्सो नोज दैट पाकिस्तान के पास इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल नहीं है। लेकिन ये एक सिग्नलिंग है जो पाकिस्तान को दी जा रही है या पाकिस्तान को दी गई है। और पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह इन सारे मामलात में, एक आपने जैसे बिल्कुल ठीक कहा कि पाकिस्तान एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट है, पाकिस्तान एक रैशनल स्टेट है, पाकिस्तान हर एक के साथ दोस्ती चाहता है और अच्छे ताल्लुकात चाहता है। लेकिन उसके साथ साथ ये नहीं आप कह सकते कि जी पाकिस्तान को आप मिलिटरीली या काइनेटिकली कोई इस तरह की कोई एफर्ट करेंगे तो पाकिस्तान, जाहिर है लिबिया नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, एग्जैक्टली। पाकिस्तान लिबिया नहीं है, पाकिस्तान इराक नहीं है, पाकिस्तान की अपनी एक पोटेंसी है। अब ये जो कंट्रीज हैं जिनके साथ पाकिस्तान को अलाइन किया गया, यानी जिनके साथ ब्रैकेट किया गया है, मैं ये कहूँगा, वो जिनको एक वेस्ट जो है वो क्रिंग कंट्रीज कहता है, जिसमें चाइना है, जिसमें रशिया है, जिसमें ईरान को वो शामिल करते हैं, और नॉर्थ कोरिया को। इनको वो सॉर्ट ऑफ डिक्लेयर नहीं करते, लेकिन सॉर्ट ऑफ इम्प्लाई करते हैं कि जैसे पैरे स्टेट्स हैं, और ये किसी के भी कंट्रोल में नहीं है। इनकी जो पॉलिसी है वो जो वेस्ट के लिए ख़तरा है, और ये किसी भी स्टेज में ख़तरा मज़ीद बन सकते हैं, और इनकी कैपेबिलिटी भी है, मिज़िल कैपेबिलिटी भी है। और पाकिस्तान को इनके साथ पहली दफ़ा ब्रैकेट किया, तो ये एक सिग्नलिंग थी, ये एक मैसेज था। लेकिन पाकिस्तान, हमारा फॉरेन ऑफिस इज़ अल्हम्दुलिल्लाह इट्स वेरी प्रूडेंट, हमारी जो लीडरशिप है वो बहुत प्रूडेंट है, और वो इस तरह से किसी जो प्रोवोकेशन है, मैं समझता हूँ उसके अंदर नहीं आएंगे। लेकिन इसको जो काउंटर करने के लिए, या इसको जो टैकल करने के लिए, या इसको यूं कहिए कि इसका जो इफेक्ट है उसको सर्कमवेंट करने के लिए, पाकिस्तान अपने डिप्लोमेटिक चैनल्स पे और बाकी भी जो इवन जो समिट्स होती हैं, जो इंटरेक्शंस होते हैं, उसमें ज़रूर पाकिस्तान अपनी एफर्ट करेगा जी। और इसको, इस इम्प्रेशन को भी क्लियर किया जाएगा, और ये दुनिया को बताया जाएगा कि एक्चुअली फैक्चुअली एग्जैक्टली। क्या है, क्या 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 सिचुएशन है और क्या पोजीशन है। पाकिस्तान तो एक्चुअली वेस्ट की, अगर वेस्ट की आप जंगें देखें पिछले 50 साल में, तो वेस्ट की सारी जंगें तो लड़ी हमने हैं, और वेस्ट के साथ तो हमेशा खड़े ही हम हुए हैं। फिर अगर आप एम्पायर्स देखें, कोल्ड वॉर को देखिए, उसके बाद देखिए, तो पाकिस्तान ने तो कभी वेस्ट को अबंडन नहीं किया। तो आई थिंक द रैशनैलिटी विल प्रिवेल। वो जो नीचे एस्टेब्लिशमेंट है यूएसए की, और जहाँ पे जो इन्फ्लुएंस किया जाता है, और उनको भी ख्याल होगा और आएगा कि एक्चुअली जो लॉबीज हैं वो यूएसए को ख़राब कर रही हैं। जो यूएसए की मिलिट्री डोमिनेंस इस वक्त अंडर क्वेश्चन आ रही है, जो यूएसए का पोस्चर इस वक्त अंडर क्वेश्चन आ रहा है इंटरनेशनली, जो यूएसए का स्टेचर अंडर क्वेश्चन आ रहा है, उसकी वजह यही है कि उन लॉबीज ने यूएसए को जो है, मैं समझता हूँ, बिल्कुल। होस्टेज बना ली। बिल्कुल, आपका पॉइंट आ गया। मैं ब्रिगेडियर साहब आपकी जानिब आऊँगा। अगर हम अभी अफ़गानिस्तान की बात करें, अफ़गानिस्तान का एक बहुत बड़ा चैलेंज है पाकिस्तान के लिए। वी गेव डिप्लोमेसी अ चांस, हमने बहुत रिस्ट्रेंट दिखाया, और अभी भी ये जंग ऑप्शनल नहीं है, ये बका की जंग है, हमने लड़नी ही लड़नी है। लेकिन ये जो ईद के दौरान ऑपरेशन ग़ज़ब लिल हक़ को आर्जी तौर पर रोका गया है, आप समझते हैं कि इस दौरान कोई पेशरफ्त हो सकती है? कोई दूसरी साइड पे वैसे इम्कानात तो बहुत कम होते हैं, क्योंकि हमने अक्टूबर 2025 में देख लिया कि वहाँ पे ज़रा सैनिटी प्रिवेल करे। बट हाउ डू यू सी दिस टेम्परेरी सीज फायर? जी, हमारे ख्याल में ये जो सीज फायर हुआ है, देखें कि ये ईद की फेस्टिवल है, और एक इम्पोर्टेंट इवेंट है तमाम मुसलमानों के लिए।
और देयरफॉर ऊपर से ये हुआ कि जो रिक्वेस्ट की गई थी, और एक तो पाकिस्तान ने अपनी जो समझ ले कि सिंसेरिटी के साथ ईद की वजह से, और सेकंड ऊपर से तुर्किया ने बात की, कतर ने बात की, और तो उस पर पाकिस्तान सऊदीज ने बात की है, तो पाकिस्तान ने उनको भी ऑनर किया है और एक टेम्परेरी सीज फायर हमने किया है। और उसमें हमने बड़े वाज़ेह तौर पर कहा है कि सीज फायर है और 24 तारीख की रात के 12 बजे तक है। उसके बाद पाकिस्तान ऑपरेशन जो है गजब लिल हक विल बी अगेन एक्टिव होगा, जो अब टेम्परेरी इसमें पास है। आई डोंट सी कि लाइकली दरमियान में कि ऐसा कोई मेरिकल होगा, तो चांसेस नहीं है, क्योंकि कल ईद की नमाज पे जिस तरह आज से प्रॉब्ली उनकी स्टेटमेंट मुल्ला हिबतुल्लाह की आ रही हैं, तो उसमें हमने कोई वो नहीं देखी है, तो प्रॉब्ली देखेंगे तो वो तो पावर से जुड़े हुए हैं और वो पावर छोड़ना नहीं चाहते हैं। एक जत्था है, एक जत्था कंधार में बैठा है, एक जत्था काबुल में बैठा हुआ है, और उनके आपस में इख्तलाफात भी हैं, लेकिन पावर नहीं छोड़ना चाहते हैं। पब्लिक के बारे में दे आर नॉट पुश। 58% पॉपुलेशन बाहर बैठी हुई है और उनकी रिप्रेजेंटेशन नहीं है, दुआ कार्ड की इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, इंक्लूसिव गवर्नमेंट कोई नहीं है, खवातीन का कोई एहतराम नहीं है, और पाकिस्तान की जस्ट डिमांड्स हैं। अगर वो चीज़ें पूरी होती हैं तो पाकिस्तान का अफगान अवाम के साथ कोई मसला नहीं है, हमें इस रजीम के साथ मसला है। अगर वो हमारे डिमांड्स को मानते हैं कि जो टेररिस्ट ऑपरेट करते हैं उनको क्लोज करते हैं, और उनके बाकी जो वहाँ से जो लीडर्स हैं उनको पकड़ के हैंड ओवर करते हैं, एक वेरीफाइबल मैकेनिज्म को इन प्लेस कर देते हैं, और पाकिस्तान उससे जब सेटिस्फाई होता है तो पाकिस्तान के पास तो कोई और इश्यू नहीं है। हम तो यही कह रहे हैं अपना साइल को रोके। और अभी ये देखें एक्टिवली इंडिया दोबारा इसमें आ चुका है जब से तालिबान रजीम आए हैं, और इसके अलावा अभी जो इसराइलीज भी हैं वो भी एक्टिवली सपोर्ट कर रहे हैं, और फ्यूचर में आप देखेंगे इनको मोर आप आजकल तो हम देख रहे हैं कि जो ड्रोन्स इस्तेमाल कर रहे हैं ये भी उनकी मदद से कर रहे हैं, एग्जैक्टली। रूडिमेंट्री ड्रोन्स आ रहे हैं पाकिस्तान। तो फ्यूचर में यू नेवर नो कि ये इसके बाद कोई मॉडर्न ड्रोन्स भी इनको ये दे दें, इसराइल दे दें, इंडिया दे दें पाकिस्तान के लिए अगेंस्ट यूज करने के लिए। सो देखें इनके दिल में वो कीना है, असल में बात ये है कि वो पाकिस्तान को उन्होंने मेंटली they have not accepted Pakistan as an independent sovereign state like India. So that's why वो कहते हैं वेस्टर्न बॉर्डर जो है एक इमेजिनरी लाइन है। और आप बदकिस्मती देखें ना कि यहाँ पाकिस्तान में 4 करोड़ पश्तून है प्लस, पेशावर से के बाद कराची सबसे बड़ा पश्तूनों का शहर है, जबकि वहाँ पर 1.5 करोड़ पश्तून है। तो छोटे आबादी वालों को बड़े आबादी में जम होना चाहिए, अगर उनको इतना वो फिक्र है तो हमारे साथ आके जम हो जाए। लेकिन फिर भी ये देखें कि पाकिस्तान चाहता है कि एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट वहाँ पे हो, ताजिक भी हो, उज़्बक भी हो, हज़ारा भी इसमें हो, तुर्कमान भी हो, अफगानिस्तान में पीस और स्टेबिलिटी हो, लेकिन इट शुड नॉट बी एन एपिक सेंटर ऑफ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो न सिर्फ पाकिस्तान को थ्रेट करें थ्रू फितनाउल खारिज फितनाउल हिंदुस्तान। और अभी आप देखें वहाँ पे ईस्टर्न तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट, अब चाइनीज ने भी उसका कंसर्न का इजहार किया है, और उसको अभी वो बदख्शां में प्लेस किया हुआ नेक्स्ट टू शिंगियान जो वाखान कॉरिडोर के करीब जो सूबा है। और इसके बाद इस्लामिक मूवमेंट ऑफ उज़्बेकिस्तान वहाँ पे है, और जमातुल अंसार है जो तहरीक तालिबान ताजिकिस्तान कहते हैं। और इसके अलावा अल कायदा देखे दोबारा मुनज़्ज़म हुई है। अल कायदा के 2 ग्रुप है, एक अल कायदा जो इंटरनेशनल है, एक अल कायदा इन सब कॉन्टिनेंट है, और इस्लामिक स्टेट भी है। देखिए ओबामा ने ये बड़ी बात की थी, उन्होंने किताब अपने ओबामा वार्स में लिखी है कि उसमें उसमें लिखी गई है कि उन्होंने ये कहा था कि 2 सूरतों में अलकायदा वापस अफगानिस्तान आ सकती है। 9/11 के हमलों के बाद देखें हमले हुए यही थे अलकायदा की वजह से, और उन्होंने ये कहा था कि अलकायदा दोबारा वापस अफगानिस्तान आ सकती है प्रोवाइडेड, उन्होंने कहा था अफगान तालिबान वापस पावर में आ जाए। तो आज ये चीज हुई है और आज ये मुनज़्ज़म है, एक नेक्सिस है। और जिस काबुल में हमने फोनिक्स कैंप में हमने स्ट्राइक्स किए थे, वो एक रिक्रूटमेंट सेंटर था, एक हेडक्वार्टर था, यहाँ पे नेक्सिस ये तीनों मौजूद होते थे, जिसमें अफगान तालिबान रजीम के जो लोग हैं, अब अलकायदा और टीटीपी के लोग थे। यहाँ पे रिक्रूटमेंट भी होती थी, यहाँ प्लानिंग भी थी, यहाँ एम्युनिशन डंप भी था, और यहाँ पे ड्रोन्स भी थे। सो पाकिस्तान से देखिए हमसे खैर की तवक्को नहीं है, लेकिन अनलेस वेरीफाइबल मैकेनिज्म होगा, हमारी डिमांड्स पूरे होंगे, तो इसके बाद यकीनन पाकिस्तान सीज फायर की बात करेगा। अदरवाइज ये अनटिल जब तक हम जो अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव नहीं करते हैं, वी विल कंटिन्यू विद द ऑपरेशन इवन आफ्टर 24 तारीख के रात 12 बजे के बाद। बिल्कुल कर्नल साहब, आपसे इस पे ज़रूर इनपुट लूँगा। इस वक्त जो सिचुएशन है, ज़ाहिर बात है पाकिस्तान
ये जो एक ऑपरेशन पाकिस्तान का जारी है, इस हवाले से पाकिस्तान के कंसर्न्स पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान ने रखे, कतर के सामने, तुर्किया के सामने, सऊदीया के सामने। और अब जो पाकिस्तान कर रहा है, पाकिस्तान ने एक अच्छा जेस्चर दिखाया। उम्मीद तो हम यही कर सकते हैं दूसरी तरफ से कोई मस्बत पेशरफ्त हो, लेकिन उसके इम्कानात कम हैं, वो वेरीफाइबल एक्शन की तरफ भी नहीं आते। तो अल्टीमेटली आपको क्या लगता है कि इसका सलूशन क्या होगा? पाकिस्तान को कब तक ये ऑपरेशंस जारी रखने होंगे और क्या इंश्योर करके पाकिस्तान को इस ऑपरेशन को ख़त्म करना चाहिए कि हमें ये गारंटी मिल जाए कि अब वहाँ से दहशतगर्दी नहीं होगी? जी देखें, आपके सवाल के दो हिस्से हैं। पहले तो ये कि ये ऑपरेशन कब तक चलेगा और क्या ये कोई इसका ऐसी टाइम पीरियड है कि जिसमें ये चीज़ें ठीक होती हुई नज़र आ रही हैं। तो अगर आप मुझसे इमिडिएटली पूछें तो नॉट टू बी पेसिमिस्टिक, लेकिन अभी मुझे इमिडिएटली कुछ नज़र नहीं आ रहा जी। उसकी रीज़न है, रीज़न ये है कि देखें, जो दूसरा एंटागोनिस्ट है इसके अंदर, जो अफगान रजीम है, वो अफगान रजीम एक तो आपने बहुत अच्छा जुमला यूज़ किया था कि पाकिस्तान, शुरू में ही आपने इंट्रो में कहा कि पाकिस्तान एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट है। अच्छा, वो तो स्टेट भी नहीं है, रिस्पॉन्सिबल तो चलें दूर की बात है। वो तो एक आर्म्ड ग्रुप है, एक नॉन स्टेट एक्टर्स हैं और एक वॉर लॉर्ड्स, और एक इस तरह की एक उसके ऊपर बेस करती हुई एक स्ट्रक्चर है जो इस वक्त वहाँ पे मौजूद है, जिसने एक्चुअली इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनानी थी, जिसने एक्चुअली जो थे लोगों को एमेंसिपेशन देनी थी, लोगों को बेसिक राइट्स देने थे, ख़वातीन को राइट देने थे, लेकिन वो तो कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने अपने आप को, अपनी जो पावर है अंदर, जो पावर स्ट्रक्चर है, उसको कंसोलिडेट कर लिया, और वो लोगों को डरा के, लोगों को धमका के, और लोगों को एक इस्लाम का ऐसा वर्जन देके जो कि इस्लाम है ही नहीं, लोगों को ये बता के कि नहीं जी हम इस्लाम के लिए आए हैं और ये इस्लाम है, और इस पे उसको इन्फोर्स कर रहे हैं। तो इसलिए ये, अब आप एक साइड से तो रैशनैलिटी प्ले नहीं हो सकती जी, रैशनैलिटी तो दोनों साइड से प्ले, एक तो ये रीज़न है, मैं समझता हूँ, इसलिए थोड़ा सा मुश्किल लगता है। दूसरा ये है कि बहुत अरसे से वहाँ पे जो इकोनॉमी है वो एक ग्रे इकोनॉमी काम कर रही है, जिसमें स्मगलिंग का पैसा है, जिसमें नार्को पैसा है, जिसमें फिर वॉर इकोनॉमी है, मर्सनरीज के तौर पे पैसा है जो वहाँ आता है हर हफ्ते। अभी भी जहाज लैंड करता है, डॉलर देते हैं, फिर इंडिया की साइड से भी बहुत सारे पैसे आते हैं, वो पैसों को यूज़ कर रहे हैं, पैसे लिए जा रहे हैं। अच्छा, ये जो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं जी किसी भी स्टेट के अंदर, ये बेस करती हैं या तो लोगों की ग्रीवेंसेस पे बेस करती हैं या ग्रीड्स पे बेस करती हैं। अब ग्रीवेंसेस वहाँ पे उभारे जा रहे हैं, बल्कि उभार दिए गए हैं पाकिस्तान के अगेंस्ट, कि जो कुछ हो रहा है वो खुदा ना खास्ता अफगानिस्तान के साथ वो पाकिस्तान कर रहा है, बल्कि ये तो हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। पाकिस्तान ने तो पिछले 50 साल से जो कुछ सफ़र किया है वो अफगानिस्तान के लिए किया है, और कभी बात तक नहीं की उसकी, एज अ गुड ब्रदर, एज अ गुड मुस्लिम, एज अ ह्यूमैन पर्सन मैं अगर कहूँ तो पाकिस्तान ने तो हमेशा से वो सफ़र किया है, लेकिन कभी उसका फॉरेन पॉलिसी पर हमेशा से पाकिस्तान जो है वो, पाकिस्तान की अगर इवन फॉरेन पॉलिसी सफ़र करती रही है तो वो भी इसलिए कि पाकिस्तान अफगानी स्टैंड के साथ भी खड़ा रहता रहा। तो पाकिस्तान, और इसके बिल्कुल, लेकिन लोगों को ये इंप्रेशन दिए गए। अच्छा, ये लोगों को इंप्रेशन कैसे हुआ? देखिए, जब ये पिछले 20 साल वहाँ पे नेटो थी, जब पिछले 20 साल वहाँ पे अमेरिकन थे, तो जो सोसाइटल इंटरवेंशंस थी वो काइनेटिक ऑपरेशंस कर रहे थे। काइनेटिक ऑपरेशंस बेसिकली अमेरिकन फोर्सेस कर रही थी, लेकिन उसको सिम्बलेंस ऑफ इंटरनेशनल एफर्ट देने के लिए, आपको पता है 27 नेटो कंट्रीज के लोग भी थे, जो बहुत कम थे, इवन कुछ तो ऐसी कंट्रीज थी जिनके 50-50 लोग भी थे, और जबकि जो मेजर ट्रुप्स थे वो अमेरिकन थे, जो हज़ारों की तादाद में थे। तो जो सोसाइटल इंटरवेंशंस थी वो सारी की सारी इंडिया के हवाले थी। इंडिया वहाँ पे रोड्स बना रहा था, इंडिया वहाँ पे स्कूल्स के साथ इंटरेक्ट कर रहा था, काबुल में हॉस्पिटल्स बनाए जा रहे थे, किताब जहाज़ आते थे दिल्ली से, पब्लिकेशन हाउसेस से बुक्स प्रिंट होती थी, उन बुक्स के अंदर एक ख़ास तरह की चीज़ें ज़ाहिर ऐड की जाती थी, वो पूरे अफगानिस्तान में डिस्ट्रीब्यूट होती थी, वो लोगों को दी जा रही थी, और फिर एक ये इंप्रेशन दिया जा रहा था कि जी एक्चुअली जो अफगानिस्तान के साथ जो सारा इशू है, एक तरह से जो एक इंफॉर्मेशन वॉरफेयर और एक कॉग्निटिव वॉरफेयर, वो पिछले 15 साल से वहाँ पे ये इन अ वे सोसाइटी को एंगेज करके की जा रही थी, जिसकी वजह से जो मैं अभी बात कर रहा था, दो चीज़ों की मैंने बात की, ग्रीवेंसेस और ग्रीड की। तो ग्रीड जो है वो रजीम जो है उसने उसके तहत उसको एंगेज कर लिया गया, अब वो ग्रीड के तहत ये सारा कुछ कर रहे हैं, ग्रीवेंसेस लोगों में पैदा किया। अच्छा, अब इसका हल क्या है जी? इसका हल इज अ थर्ड जी, विच इज द गवर्नेंस। अच्छा, गवर्नेंस वहाँ पे है ही नहीं, एग्जैक्टली। गवर्नेंस का कोई सेम्बलेंस ही नहीं है, गवर्नेंस तो इंस्टीट्यूशन से होती है।
गवर्नेंस तो जो है वो नॉन पार्टिसन जो है डिस्पेंसेशन ऑफ द पब्लिक गुड से होती है, वो तो वहाँ एग्जिस्ट ही नहीं करता। सो वो तीसरा जी वहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करता। इसलिए अगर आप मुझसे पूछें तो मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक नहीं हूँ, लेकिन एग्जैक्टली। फिर भी हो सकता है कि किसी तरीके से अगर जो है, क्योंकि अभी इसमें ऑफ लेट चीज ये देखा गया है कि जो चाइनीज है वो बहुत कंसर्न है, क्योंकि चाइना एज अ वेरी, उनका बड़ी प्रूडेंट अप्रोच है और हमेशा से एग्जैक्टली। उनके कोई रिवेंचिस्ट अजाइम्स नहीं हैं। कभी चाइना ने किसी टेरिटरी के बारे में ना कब्जा किया, ना कोई ऐसी ख्वाहिश जाहिर की, ना कुछ ऐसा है। तो वो उसके यही वजह है कि अभी पूरी दुनिया में चाइना की बहुत गुडविल है। तो चाइनीज अभी ऑफ लेट बहुत कोशिश कर रहे हैं कि जो इस अफगान रजीम है उनको समझाया जाए, उनको बताया जाए कि जी ये एक्चुअली आप यू आर यू नो फायरिंग अ बुलेट ऑन योर ओन ऑन फुट रादर ऑन फीट, दोनों पाँव पे आप अपने गोली मार रहे हैं। तो अगर आप ये करेंगे और ये ऐसे चलेंगे, एंड इफ यू फाइट विद पाकिस्तान सो यू आर अ डेड मैन वॉकिंग। आप नहीं कर सकते ये, क्योंकि पाकिस्तान का भी कोई रिवेंचस डिजाइन नहीं है। वो जो अंपायर की बात करते हैं कि हम अंपायर हैं, यहाँ जितने लोग आए हैं वो उनका ग्रेवयार्ड बन गया, तो पाकिस्तान तो वहां जा ही नहीं रहा। पाकिस्तान की ना अफगान लोगों से दुश्मनी है, ना अफगान अवाम से है। पाकिस्तान तो उनको अभी भी अपना सब भाई समझता है और अपना एक नेबर कंट्री है। और पाकिस्तानी पे तो डिपेंडेंट है सारा अफगानिस्तान जी। यहाँ सुई से लेके, कुकिंग ऑयल से लेके, जूते से लेके, फ्राइंग पैन से लेके, हर चीज़ तो पाकिस्तान से जाती है। और कभी बिल्कुल। पाकिस्तान ने इसके ऊपर ये जो सारी चीज़ें हैं कभी ना इनको रोकने की कोशिश की। आप लैंड लॉक्ड हैं, अगर आप नॉर्दर्न रूट अपनाएंगे तो नॉर्दर्न रूट तो एक्चुअली फिजिबल नहीं है, बिकॉज एग्जैक्टली। 4-5 महीने तो वो बंद रहता है। और फिर प्लस आपकी एग्रीकल्चर, आपकी ट्रेड, आपकी ट्रेडिशन, सब कुछ यहाँ से है। फिर एक अजीब बात है कि आप इसकी बेस पे खुदा ना खास्ता क्लेम करते हैं कि जी जो अटक तक जो है वो हमारा है, जो एक नैरेटिव दिया जाता है बिल्कुल। जी। फिर तो ये तो पाकिस्तान क्लेम कर सकता है, क्योंकि जो हमारे जो पश्तून हैं, जो उनकी पॉपुलेशन है, या जो उनकी, या आप कह लीजिए कि जो स्ट्रेंथ है, वो तो अफगानिस्तान से 10% ज्यादा है। फिर तो हम क्लेम कर सकते हैं कि वो हमारा सुपर। तो ये इस तरह क्लेम्स नहीं होते जी, इस तरह से ट्वेंटी एग्जैक्टली। फर्स्ट सेंचुरी में नहीं होता है। नहीं, नेशन स्टेट वेस्टफालिया की ट्रीटी को भी बड़ा अरसा हो गया, अब तो बात उससे बहुत आगे चली गई है। ये तो न्यू लिबरलिज्म का जमाना है। न्यू रियलिज्म भी अगर आप बात कर लें तो कोई स्टेट किसी स्टेट पे कब्जा नहीं कर सकती, ट्रू। और ना किसी स्टेट का ऐसा इवेंचुअली है, ना कोई ये बर्डन लेना चाहता है। बेसिकली बात यह है कि आपने इंटरनेशनल सिस्टम का हिस्सा बनना है, आपने अपने लोगों के लिए उसका हिस्सा बनना है। आप अफगानिस्तान में देखिए कि क्या हालात हैं। वहां पे इस वक्त पॉवर्टी रेट 50% से ज्यादा क्रॉस कर गया है। वहां पे बिल्कुल। इवन 30% लोग जो हैं उनको 2 स्क्वायर मील्स दिन के नहीं मिल रहे। और आपकी ट्रेड बंद है। पाकिस्तान कभी भी नहीं चाहता ये इस तरह के मेजर्स लेना। पाकिस्तान तो हमेशा से बहुत सपोर्टिव है। पाकिस्तान की जो इकोनॉमी को इतने अरसे से जो जितना नुकसान पहुंच रहा है वो तो अफगान ट्रांजिट ट्रेड से पहुंच रहा है, लेकिन कभी बिल्कुल। पाकिस्तान ने और उसकी बात पाकिस्तान नहीं ने इसमें बहुत सी कुर्बानियां भी दी हैं, और उम्मीद ये है कि दूसरी साइड पे इस चीज़ का इदराक किया जाए और थोड़ी सैनिटी प्रिवेल हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया कर्नल आबिद लतीफ़ साहब। ब्रिगेडियर मसूद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे। इसी के साथ मखदूम साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।